I'm Mohammad Asnath, and in this lecture we are going to discuss about the depreciation, a very important subject and a topic with respect to ICOM part 2. In this lecture, our main target is to make the lecture of all the commerce subjects for the ICOM and the BCom students. So kindly, for support, please like, subscribe and share our वीडियोस। डेप्रिसिएशन क्या है? देखें, जब भी कोई एसेट है उसे हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हर साल जितनी उसकी वैल्यू कम होगी हम उसको उसकी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी एसेट की वैल्यू का कम होना क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ग्रेजुअल यानी आहिस्ता आहिस्ता एंड परमानेंट और हमेशा के लिए हो गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। And how many factors there are? Primarily there are the 5 factors. Those could cause the depreciation: wear and tear, depletion, obsolescence, efflux of time and accident. यानी ये 5 है: wear and tear, depletion, obsolescence, efflux of time और accident। यानी इन 5 फैक्टर्स की वजह से डेप्रिसिएशन होती है। यानी आप एक टेंजिबल एसेट यानी कार ले लें, व्हीकल ले लें, व्हीकल एक टेंजिबल एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन या तो वियर एंड टीयर की वजह से होगी, या डिप्लीशन, या ऑब्सोलेंसेस, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, या एक्सीडेंट की वजह से होगी। फिर आगे इन 5 को मेन आगे 2 कैटेगरीज में यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिवाइड किया गया। यानी इसका फिज़िकल एसेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता एक्सटर्नल फैक्टर्स का, और इंटरनल फैक्टर्स का फिज़िकल जो एसेट होता है उसके साथ ताल्लुक़ होता है। इंटरनल फैक्टर्स का एसेट के साथ यानी व्हीकल के साथ ताल्लुक़ है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ एसेट के साथ नहीं होता, इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ होता है। अब वन बाय वन हम इनमें से डिस्कस करेंगे। वियर एंड टीयर, जब हम चीज़ को यूज़ करते हैं ना तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे कार है, इस्तेमाल करेंगे, रंग उसका ख़राब हो जाएगा, कहीं से टेढ़ी हो जाएगी। इसी तरह बिल्डिंग एक एसेट है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो बिल्डिंग का कलर ख़राब हो जाएगा, कहीं से टूट फूट जाएगी, तो इसको वियर एंड टीयर बोलते हैं। डिप्लीशन बेसिक ये होता है कि जो वेस्टिंग एसेट्स हैं ना हमारे, जिस तरह माइंस, फॉरेस्ट, ऑयल वेल, जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और इनकी वैल्यू जब डिक्रीज़ होगी तो उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। यानी जो हमारे वेस्टिंग एसेट्स हैं, माइन, फॉरेस्ट एंड ऑयल वेल्स, जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन बोलते हैं। ऑब्सोलेंसेस बेसिकली होता है, ऑब्सोलीट से निकला है, यानी किसी चीज़ का आउटडेटेड हो जाना। ऑब्सोलेंसेस मतलब आउटडेटेड हो जाना। जैसे वीसीआर है, तो वीसीआर आजकल कौन यूज़ करता है, तो इसको हम ऑब्सोलेंसेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अब वीसीआर क्यों ख़त्म हो गया? टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आ गई, मार्केट डिमांड चेंज होगी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मार्केट डिमांड तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है ना, तो ऑब्सोलेंसेस इन फैक्टर्स की वजह से होती है। ठीक है जी, चीज़ का ऑब्सोलीट हो जाना। द टर्म रेफर रिडक्शन इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड द चेंज इन द मार्केट डिमांड। अब इमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू कम हो तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल यानी कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल, इनकी अगर वैल्यू कम हो तो इसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। टेंजिबल की वैल्यू कम हो तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इनटेंजिबल यानी टेंजिबल से मुराद लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, अगर इनमें से किसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। और अगर पेटेंट या गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? इमोर्टाइजेशन। फिक्स एसेट जो फिक्स होते हैं, जो ऊपर नीचे तब्दील नहीं हो सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, यानी इनको हम 2 तरह, लॉन्ग टर्म होते हैं और इनको हम इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट दोबारा बताता हूँ, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, और इनको इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं कोई, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। और फिक्स आगे 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह जो टेंजिबल, गुडविल, पेटेंट्स, और ये हमारे क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। यानी टेंजिबल वो जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, और जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो इनटेंजिबल। जो टच किए जा सकते हैं वो टेंजिबल, जो टच नहीं किए जा सकते वो इनटेंजिबल। जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है वो टेंजिबल, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो इनटेंजिबल। और जिनको टच किया जा सकता है वो टेंजिबल, जिनको टच नहीं किया जा सकता वो इनटेंजिबल। टेंजिबल की मिसालें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है, और इनटेंजिबल की मिसाल गुडविल और पेटेंट्स हैं।
अच्छा, फ्लक्चुएशन में और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में होता है कि वैल्यू कम हुई और कम हो गई, या वो ना बढ़ेगी ना कम, बढ़ेगी नहीं। और फ्लक्चुएशन में ऐसे होता है कि वैल्यू कम भी होती है और बढ़ती भी है। जैसे प्राइस का फ्लक्चुएट करना, प्राइस का कभी कम होना कभी ज़्यादा होना, इसे फ्लक्चुएशन बोलते हैं। कम या ज़्यादा होना फ्लक्चुएशन होता है। और डेप्रिसिएशन डिक्रीज़, यानी हमेशा डिक्रीज़ ही है। डेप्रिसिएशन में जस्ट डिक्रीज़ है, फ्लक्चुएशन में डिक्रीज़ भी है और इंक्रीज़ भी है। एसेट की वैल्यू का जब कम ही होती रहती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन, कम या ज़्यादा को हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू, हमने एक एसेट को कहा जी 10 साल इस्तेमाल करने हैं और इसकी एक 10 लाख का लिया, हर साल हमने एक एसेट लिया 10 लाख का। हमने कहा जी कि इसको हम हर लाख इसकी हर साल ना इसकी 1 लाख डेप्रिसिएशन होगी, हर साल उसकी वैल्यू में से यानी लाख कम होगा। 10 लाख का एसेट, हर साल उसकी लाख डेप्रिसिएशन, लाख कम 9 का हो गया, फिर लाख कम वो 8 का हो गया, 7 का, फिर लाख कम हुआ तो 5 का हो गया, होते होते वो 0 हो गया। लेकिन अभी भी वो बिक सकता है, हम स्क्रैप में बेचेंगे तो वो बेशक 2-2.5 लाख का बिक जाए, तो 2.5 लाख उसकी क्या होगी, स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू। वो वैल्यू जिस पे एसेट बिकता है जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। दो तरीके हैं मेन डेप्रिसिएशन निकालने के, फिक्स और डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग को हम रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हैं। यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है और डिमिनिशिंग में जो है हर साल तब्दील होती है। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसमें ये देखें, विच चार्ज फिक्स आर द इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। और डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट पे। किस पे कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट पे। हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है और कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। इसे हम फिक्स, इसके 2-3 नाम और भी हैं वो अच्छा, इसका एक फार्मूला है। डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो इसे उसकी हर साल की फिक्स डेप्रिसिएशन निकल आई। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा जी, इसके 2 और नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फ़ायदा क्या है इसका, सबसे पहला फ़ायदा ये सिंपल है, दूसरा ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। और इससे ये होता है कि हमें एडवांस में पता लग जाता है कि कितने हर साल हमने पैसे एस्टिमेट में रखने हैं, ताकि ये एसेट जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा हम ख़रीद सकें। फिर मैं इसके एडवांटेजेस फिर बता देता हूँ। ये सिंपल है, नंबर 1। और दूसरा, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। और जब हम डेप्रिसिएशन हर साल हमें पता है लाख की है, तो हम हर साल अपने लाख रुपया बचाना शुरू कर देते हैं अपनी पॉकेट से। ठीक है, क्यों हम बचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है, एस्टीमेट पता है कि हर साल उधर लाख डेप्रिसिएशन हो रही है तो इधर लाख मैंने बचाना है, ताकि जब वो एसेट मेरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो मैं नया एसेट ख़रीदने के काबिल हो जाऊँ। डिसएडवांटेज क्या है कि do not take in the seasonal fluctuation in the use of the fixed asset and the depreciation per month will remain same। देखें, एक एसेट है तो वो किसी मंथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसी मंथ ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, तो इसे हम सीजनल फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन भी किसी मंथ ज़्यादा और किसी मंथ कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि हर दफ़ा डेप्रिसिएशन सेम रहती है तो ये तो मतलब ठीक नहीं है ना, कि जितना वो इस्तेमाल हो उसकी डेप्रिसिएशन भी इतनी हो। दूसरा, वही मैंने फिक, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन दो द कैपेसिटी ऑफ द मशीन डिक्लाइन एवरी ईयर। अब जब मशीन ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, कम हो तो कम आनी चाहिए। तो मतलब मेन यही फैक्टर है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस को ये इनकॉर्पोरेट नहीं करते, और कैपेसिटी उसकी डिक्रीज़ होती है तो उसको भी ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता। ना तो ये मशीन की कैपेसिटी को इनकॉर्पोरेट करता है हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन, और ना ये सीजनल फ्लक्चुएशन को लेता है। लास्ट मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें एक फिक्स परसेंटेज होती है, जो भी हर साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है एसेट का, उस पे हम लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस से क्या मुराद है, 1 लाख रुपए, 10 लाख का एसेट, तो उसका साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख होगा। यानी 10 लाख का था, 1 लाख डेप्रिसिएशन, 9 लाख है, तो अगले साल अगर 1 लाख की डेप्रिसिएशन है तो 800,000 यानी 8 लाख रुपया उसका बैलेंस होगा। तो अब पहले साल 10 लाख पे ली, फिर 9 लाख पे ली, फिर 8 लाख पे ली, जो बैलेंस बचता गया 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, जैसे जैसे जो बैलेंस बचता, यानी फिक्स परसेंटेज जो उसका बैलेंस बचता है उस पर जब हम लेते हैं तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल। इसके 2 नाम, रिटर्न डाउन मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जो उधर नुकसान थे वो इसके फ़ायदे बन जाएंगे। पहला फ़ायदा क्या कि बैलेंस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा,
इसमें यह है कि इनकम टैक्स के पर्पज़ से रिड्यूसिंग बैलेंस इज़ एक्सेप्टेबल फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाले भी यही कहते हैं कि भाईजान जितनी मशीन इस्तेमाल हुई है उतनी ही आप डेप्रिसिएशन लो, तो उनको भी एक्सेप्टेबल होता है, मैं मसला नहीं बनता। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि शुरू में बहुत ज़्यादा ले ली जाती है और आखिर में कम ली जाती है। मतलब ये भी नहीं ठीक है ना कि शुरू में आप बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन लेने, आप पहले साल एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ और आपने उसकी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन ले दी, तो ये भी नहीं ठीक। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इन दिस मेथड कैन नॉट रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट टू ज़ीरो। आप देखिए पहले साल 10 लाख का एसेट था ना, तो 10 लाख का एसेट को हमने 10% डेप्रिसिएशन ली तो 1 लाख बनी, तो 9 लाख बच गया। 9 लाख का फिर लो ज़रा 10%, 90,000 करते 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 लगे रहो, एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, फिक्स में बड़ी जल्दी ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। वही आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कि पर्पज़ हमारा तमाम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लेक्चर बनाना है, इसके लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।